Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are starting with the second lecture of ray optics, which is on critical angle and total internal reflection. In the first lecture, we have covered refraction of light, Snell's law, refraction through a rectangular glass block, and the concept of real and apparent depth in a greater detail. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो. एंड अगर आपने वो लेक्चर देख लिया, अच्छे से समझ लिया, रिवाइज कर लिया, तो आज हम क्रिटिकल एंगल को स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताता हूं, बहुत सारे टीचर्स को मैंने क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट ऐसे पढ़ाते हुए देखा है कि बेटा जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रे ऑफ लाइट है ना वो चुपचाप पैरेलल टू इंटरफेस हो जाएगा, पैरेलल टू बाउंड्री हो जाएगा. एंड अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. यहां पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट आता है कि भैया ये रे ऑफ लाइट पैरेलल क्यों हुआ, एंड उससे भी बड़ा डाउट कि यहां पे अचानक से रिफ्लेक्शन कैसे स्टार्ट हो गया. हम तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी कर रहे थे. उससे भी बड़ी बात, ये जो बाउंड्री है ये तो ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है, एंड ट्रांसपेरेंट बाउंड्री में तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होना चाहिए, बट क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. मतलब जितना लाइट एनर्जी आके गिरा, कंप्लीटली 100% लाइट एनर्जी सिर्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है. तो अचानक से रिफ्लेक्शन कैसे आ गया. आपने तो बताया था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड क्यों नहीं कर रहा, ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं. अगर ये आपके डाउट्स है, सो दिस इज द परफेक्ट वीडियो दैट यू शुड बी वाचिंग, क्योंकि मैं पहले फील कराऊंगा टॉपिक को. आपको आपके भैया का टीचिंग स्टाइल पता है, हम कोई फालतू डेफिनेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, फील करेंगे. पहले बहुत अच्छे फील जनरेट करेंगे, उसके बाद एग्जाम के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर हम थ्योरेटिकली उसको लिखेंगे. तो आप लोग पेन एंड कॉपी निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो एंड हेडिंग डाल दो फील ऑफ क्रिटिकल एंगल. सबसे पहले हम फील करेंगे. कैसे, सुनना, बहुत अच्छे सुनना. इसके लिए अब तक टिल नाउ व्हाट डू वी नो, टिल नाउ हमें पता है कि अगर एक रेयर मीडियम है एंड ये वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, एंड रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है एंड ओब्लिकली आके इंसिडेंट हुआ, तो इस रे ऑफ लाइट के साथ क्या होगा. अच्छा रे ऑफ लाइट तुम ओब्लिकली आके गिरे एंड तुम रेयर से डेंसर जाने जा रहे हो, तो भैया ने तो एक ट्रिक दिया था कि रेयर मीडियम मतलब एम्प्टी रोड, डेंसर मीडियम मतलब क्राउडेड रोड. एम्प्टी रोड में आपका स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, एंड जैसे ही एम्प्टी रोड से क्राउडेड रोड में आओगे तो स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा. अगर स्पीड कम हो गया इसका मतलब आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल गए या टुवर्ड्स द नॉर्मल. पहले स्पीड बहुत हाई था, अब स्पीड को आप टुवर्ड्स द नॉर्मल लेके हो गए. ये मेरा ट्रिक है, बस लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. सो अगर तुम ना होते तो क्या रे ऑफ लाइट ऐसे चला जाता, बिल्कुल, बट यहां पे तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा. ठीक है. एंड अगर इसका उल्टा होता तो ये डेंसर मीडियम ऊपर रेयर मीडियम एंड रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरा. इंटरफेस अगर यहां पे तुम ना होते तो क्या ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चला जाता, बिल्कुल, बट तुम जो आगे जिंदगी में, तो अब क्या हो जाएगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा. इतना तो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था. आज जो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबसे पहले ही मैं बता दूं ये टॉपिक, ये सेकंड वाला केस मतलब जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, इसको और फर्दर आगे लेके जाएगा. भैया फर्दर आगे ले जाने का क्या मतलब है, वो तो पहले से फिक्स हो गया. रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हाँ फिक्स तो हो गया, बट ना इसमें और भी कुछ केसेस आ सकते हैं, उस पहले वाले में नहीं आ सकता. पहले वाला रेयर टू डेंसर ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिक्स्ड. बट जैसे ही रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है ना, और भी केसेस आ सकते हैं. ऐसा क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, उसको हम देखेंगे. सो ये मैं मिटा रहा हूं एंड फील में मैं पहले से फिक्स कर रहा हूं कि हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो है कि एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहां जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है. इन दिस एंटायर टॉपिक द रे ऑफ लाइट शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. अब देखते कैसे. मान लेते हैं कि वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सरफेस. ये क्या है, इट्स एन इंटरफेस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाउंड्री या फिर इंटरफेस. इंटरफेस इज अ लाइन दैट सेपरेट्स टू मीडियम्स. यहां पे वी हैव अ डेंसर मीडियम, यहां पे वी हैव अ डेंसर मीडियम एंड ऊपर वी हैव अ रेयर मीडियम. ठीक है, ऑलराइट. सपोज मैंने यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया. ठीक है,
मान लेते हैं एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है, मैंने यहां पे एक बल्ब दिया। अब इस बल्ब से बहुत सारे लाइट रेज निकल रहे होंगे, क्या लाइट रेज सिर्फ स्ट्रेट जाके गिर रहे हैं या फिर इस बल्ब से लाइट रेज निकल के सारे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं? भैया इस बल्ब से तो लाइट रेज सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, इतना तो फिक्स हो गया। चलो अब मैं कुछ रेज ऑफ लाइट को ड्रॉ करना चाहता हूं। ये बल्ब से मान लेते एक रे ऑफ लाइट एकदम नॉर्मली आके गिरा। हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में डिस्कस किया था कि अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली आके गिरता है सरफेस में, उसके साथ क्या होता है, वो तो बिल्कुल अनडेविएटेड चला जाता है। एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेंगे जो थोड़ा सा तिरछा आके गिरा। अब ये रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, डेंसेस्ट से रेयर। अब बताओ इसके साथ क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा बिल्कुल। तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस एंगल इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 बोल रहा हूं, ठीक है। सो वो डेंसेस्ट से रेयर जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट एक चीज यहां पे मैं सिखाना चाहता हूं आपको, दुनिया में कोई भी सरफेस परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या ये सरफेस 100% ट्रांसपेरेंट है? क्या आप दुनिया में ऐसा कोई भी मटेरियल लेके आ सकते हो जो कि बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट है? नहीं। हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो हमेशा होगा। नथिंग इज 100% सरफेस। नो सरफेस, नो मटेरियल in this planet, no material in this planet is 100% ट्रांसपेरेंट या 100% परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट बोलो, ओपेक बोलो, कोई भी पूरा 100% नहीं हो सकता। सो ये जो रे ऑफ लाइट जाके गिरा, क्या कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा? हाँ होगा। भैया आपने पहले क्यों नहीं बोला था ये? देखो हम पहले भी जब रिफ्रैक्शन के केसेस डिस्कस कर रहे थे, कुछ ना कुछ पार्ट तो हमेशा रिफ्लेक्ट हो रहा था। वो रिफ्लेक्टेड रे मैंने शो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था। अगर ये 100 जूल एनर्जी आके गिर रहा है, ऑलमोस्ट 1 जूल रिफ्लेक्ट हो रहा था, बाकी 99 जूल ही रिफ्रैक्ट करेगा। ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन। बट क्या सिर्फ एकदम 100% रिफ्रैक्शन होता है या फिर कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? तो देखो कुछ ना कुछ पार्ट तो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। ये मैंने डॉटेड लाइन से क्या शो किया है, ये मैंने डॉटेड लाइन से रिफ्लेक्टेड रे शो किया है। सो क्या ट्रांसपेरेंट सरफेस से सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है या एक स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट, कितना पार्ट, मान लेते हैं 1% रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी के साथ क्या हो रहा है, वो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है। दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ठीक है। एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हैं। अब मैं बल्ब से जो दूसरा रे ऑफ लाइट लूंगा वो थोड़ा दूर इंसिडेंट कराऊंगा। दूर मतलब बल्ब से थोड़ा दूर। देखिए मैं बल्ब से जितना पास इंसिडेंट कराऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना छोटा होगा। अब इस पॉइंट पे जाके इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। अच्छा आप बताओ कौन सा एंगल ग्रेटर है, I2 ग्रेटर है या I1? देखो I2 ग्रेटर है। और दूर अगर कराओगे, और दूर अगर जाके वो इंसिडेंट होगा तो देखिए नाउ दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस I3। सो बल्ब से जितना दूर जाके रे ऑफ लाइट गिरेंगे उतना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो पहले मैंने क्या किया, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, रिफ्लेक्टेड रे R1। अभी के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डॉटेड वाला लाइन में मिटा देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा डायग्राम में। बट हमेशा ये याद रखना कि रिफ्लेक्शन हमेशा हो रहा है ट्रांसपेरेंट सरफेस। अब इसके साथ क्या होगा, इट विल ऑल्सो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके साथ क्या होगा, इट विल ऑल्सो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो एसेंशियली हो क्या रहा है, रेज ऑफ लाइट आर मूविंग फ्रॉम, अब मेरे साथ साथ बोलो, कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर। जब रेज ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो क्या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहे हैं? हाँ भैया वो तो बहुत अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहे हैं। तो क्या ऐसा एक सिचुएशन आएगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, सुनो ना, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना सा था I1, तब उसने थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। I1 से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तब और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा कर दिया, तब और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही हुआ। सुनना प्लीज इसको अच्छे से, अभी भी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही हुआ, बट अब वो इतना ज्यादा बेंड कर गया कि जब मैं ह्यूमन की आंखों से देखूंगा, आप जब इसको देखोगे तो ये लगेगा कि ऑलमोस्ट
बाउंड्री के साथ पैरेलल हो गया, ऑलमोस्ट बाउंड्री के साथ ओवरलैप हो गया, बाउंड्री के साथ ग्रेजिंग हो गया। टीचर्स रैंडमली एक रे ऑफ लाइट गिराते एंड बाउंड्री के साथ पैरेलल कर देते। अरे वो पूरा पैरेलल नहीं है। ये इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि दिस रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन हुआ ना, दिस रिफ्रैक्टेड रे हैज बेंट सो मच, ये इतना बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल सो मच, इतना ज्यादा, so much that it appears to be parallel, to interface। वो लग रहा है कि as if वो parallel to interface, almost parallel है। मतलब ये वाला एंगल approximately angle of refraction approximately 90 डिग्री हो रहा है। and वो particular angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium becomes approximately 90 degree and the refracted ray approximately becomes parallel to the interface is known as critical angle। तो इस angle of incidence को ही critical angle बोलते हैं। ये है critical angle का फील। प्लीज ये मत सोचना कि critical angle कोई नया कंसेप्ट है, कि क्रिटिकल एंगल में जब भी आके रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है वो तो पैरेलल हो जाता है, ऐसे मत सोचना। अभी भी उसने रिफ्रैक्शन किया। अरे क्या ये रिफ्रैक्टेड रे ने रिफ्रैक्शन नहीं किया? अभी भी उसने रिफ्रैक्शन किया। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, जब टीचर्स सुनो, गधेरो टीचर्स क्या करते हैं, गधेरो टीचर्स की बात करते हैं, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल की इक्वल बोलते हैं एंड बोलते हैं ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गया। अरे थोड़ा शर्म तो आना चाहिए, ये पैरेलल हो गया मतलब ये वाला रे, मैंने एक टीचर को पूछा था, एक बार मैंने एक टीचर को पूछा था कि सर बताइए ये वाला रे डेंसर मीडियम में है या रेयर मीडियम में है? वो बोल रहा है अरे डेंसर मीडियम में है या रेयर मीडियम में, ये तो इंटरफेस के साथ पैरेलल है। अरे वो वाला रे रेयर मीडियम में ही है, अभी भी डेंसर से रेयर ही गया, बट इतना ज्यादा बेंड हुआ कि ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंटरफेस लगा। अच्छा, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा करते हैं, देखिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I5, क्या I5 इस I4 को C बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल को C से, ये तो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया तो रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कैसे बता सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो रिफ्रैक्शन नहीं होगा? हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के ये प्रूफ कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं प्रूफ नहीं करूंगा, अगर आपको जानना है एक डिफरेंट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि अपने सिलेबस में वो नहीं है, कभी भी नहीं पूछेगा कि रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होगा। सो रिफ्रैक्शन नहीं होगा ये हम बस इस लेक्चर में बोल रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? देखो पहले भी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, आज अगर रिफ्रैक्शन स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है तो पूरा लाइट रिफ्लेक्ट ही होना पड़ेगा। ये रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, तो ये वाला एंगल भी I5 है। सो दिस इज द फील ऑफ क्रिटिकल एंगल। सो हमने क्या समझा कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई अग्री दैट रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी भी वही हो रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, फ्रॉम नॉर्मली जा रहा है। बट एक पर्टिकुलर एंगल ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, अगेन मेरे साथ फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे हैज बेंट सो मच, इतना ज्यादा बेंड हो गया दैट इट ऑलमोस्ट अपीयर्स पैरेलल टू इंटरफेस। Angle of refraction is almost 90 degree and this angle is known as critical angle. If angle of incidence is more than critical angle, then refraction of light is strictly forbidden as proven by Snell's law. You can apply Snell's law to prove that कि अगर angle of incidence is more than critical angle, then refraction बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल मना कर देगा रिफ्रैक्शन में। एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हो, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, बोर्ड के सिलेबस में नहीं, जेई वगैरह में भी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो ये पहले फील कर लो, उसके बाद हम इस फिनोमेना को लिखते हैं एंड अपना मेंटल क्लैरिटी सही करते हैं। चलिए
जैसा कि आपको आपके भैया का टीचिंग स्टाइल पता है, हमने पहले 15 मिनट पूरा फील कर लिया कंसेप्ट, अब कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया है। अब देखते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। बिल्कुल थ्योरेटिकली आप समझ लेंगे। चलिए, पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि नो सरफेस इन दिस यूनिवर्स इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। दुनिया में कोई भी सरफेस परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है। Thus, some part of light will always get reflected. यहां पे हम जितने भी सरफेसेस ले रहे हैं रिफ्रैक्शन स्टडी करने के टाइम पे, हम बोल रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है तो अगर 100 जूल ऑफ लाइट एनर्जी गिरा, क्या पूरा लाइट एनर्जी ट्रांसमिट होकर रिफ्रैक्शन होगा? नहीं। सम पार्ट ऑफ लाइट, अगर वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट विल ऑलवेज गेट रिफ्लेक्टेड एंड थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होगा, बट एब्जॉर्प्शन अभी नहीं मान रहे, चीजों को सिंपल रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 केसेस है एंड ये सारे केसेस कब डिफाइंड है? सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइंड है? क्या जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तब ये केसेस डिफाइंड है क्या? नहीं। रेयर से डेंसर में ऐसा सिचुएशन ही नहीं आएगा, वो भी दिखाऊंगा क्यों। ओके, सिचुएशन व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहले तो समझिए, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। केस नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो इसमें क्या होगा? देखिए, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। मान लेते हैं ये जो लाइट है ये मेरा इंसिडेंट रे है एंड इंसिडेंट रे के पास 100 जूल एनर्जी है। कितना है? 100 जूल एनर्जी है। जैसा कि मैंने बोला, क्या ये सरफेस परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है? नहीं। कुछ ना कुछ लाइट जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, कुछ ना कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट होगा। ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया ये क्या है? दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। एंड कितना रिफ्लेक्ट हो गया? हमने माना कि 1% ऑफ लाइट, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड। सो 100 जूल ऑफ एनर्जी आके गिरा, ऐसे सोचो 100 जूल ऑफ एनर्जी आके गिरा, एक स्मॉल पोर्शन तो रिफ्लेक्शन हो गया। क्या ये जो स्मॉल पोर्शन रिफ्लेक्टेड हो गया, कितना जूल एनर्जी चला गया? 1 जूल एनर्जी चला गया। क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा? बिल्कुल। अगर एंगल आई पे आके गिरा तो एंगल आई पे ही रिफ्लेक्ट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टीचर्स यही मिस कर देते, टीचर ना मैजिकली इधर रिफ्लेक्शन दिखा देते। अरे ये तीनों केसेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं? ये वाला रे नहीं ड्रॉ करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो हर एक केस में, क्योंकि सरफेस परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ ना कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा भैया, बाकी 99 जूल के साथ क्या हुआ? आप खुद सोचो, डेंसर से रेयर जा रहा है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है। सो बाकी जो 99 जूल है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज व्हाट? दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। 99 जूल। सो 100 जूल इंसिडेंट आके गिरा, इंसिडेंट रे, small part of light, a small portion of light is reflected and a large portion of light bends away from the normal and enters into the large portion of light कहाँ पे enter कर गया? enters into the rarer medium, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा था, enters into the rarer medium। ये केस फिक्स हो गया। तो मन में कैसे फिक्स करेंगे? whenever a ray of light, बताओ मेरे साथ साथ बोलो, whenever a ray of light travels from denser medium to rarer medium and case number 1, it is incident at an angle less than critical angle। कैसे पता चलेगा कि किसी सरफेस का क्रिटिकल एंगल क्या है? वो हम आगे देखेंगे, डेफिनेशन में देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, कोई चिंता मत करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है। पहले ऑब्जर्वेशंस को फील करो। चलिए, स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, लार्ज पार्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब कुछ ओबे है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो गया, अच्छा गधेड़ो टीचर्स क्या करते हैं? सीधा एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू इंटरफेस बना देते हैं। ऐसा करना है क्या? नहीं। अगर रे ऑफ लाइट आके गिरा, कितना? 100 जूल, क्या एक स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट अभी भी रिफ्लेक्ट होगा? बिल्कुल, हमेशा रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, बार बार आप रिफ्लेक्शन क्यों करा रहे हो? क्योंकि सरफेस परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। प्लीज जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा समझिए, कंसेप्ट क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। ओके, बाकी 99 जूल के साथ क्या हुआ? ये तो मान लिया भैया 100 जूल आके गिरा, स्मॉल पार्ट को रिफ्लेक्ट करा रहे हो, हमने मान लिया। बाकी 99 जूल, अरे बाकी 99 जूल तो रिफ्रैक्शन करेगा, बट क्योंकि ये एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे वो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करेगा। ऐसा मत बोल देना कि वो इंटरफेस के साथ पैरेलल है। मैंने जैसे फील कराया था, इट विल एंटर द रेयर मीडियम, वो सेकंड मीडियम में एंटर करेगा, बट इट हैज बेंड सो मच, थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूं।
So this ray, this refracted ray, this is the refracted ray. अगर मैं पूछूं यहाँ पे ये जो refracted ray है ये कौन से मीडियम में है, ये क्या इंटरफेस में है, टेंसर पे है या रेयर पे? ये रेयर मीडियम में ही है. दिस इज इन द रेयर मीडियम, बट इट हैज बेंट सो मच that to our naked eyes it almost appears parallel to interface. मतलब ये जो angle of refraction है ये almost 90 डिग्री लगता है. एंड कोई रे अगर इंसिडेंट होके ऐसे निकल गया ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंटरफेस निकल गया, इसको ग्रेजिंग इमरजेंसी बोलते हैं. इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट तो ग्रेजिंग नहीं हुआ, ग्रेजिंग मतलब अलाउंग द सरफेस निकल गया, तो इसको ग्रेजिंग क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमरजेंसी बोलते हैं. आगे जाके अच्छे से देख लेंगे. सो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट इज अगेन स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड. स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्ट होगा. अ लार्ज पोर्शन ऑफ लाइट 99% बेंड सो मच दैट इट अप्रोक्सीमेटली बिकम्स पैरेलल टू इंटरफेस. मैंने पूरा पैरेलल नहीं बोला, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू इंटरफेस. एंड अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अब देखते हैं फिर से कितना जूल एनर्जी आया? 100 जूल एनर्जी आया. अब स्नेल्स लॉ से आप प्रूव कर सकते हो, अभी मेरे को ट्रस्ट करो, कि कोई भी लाइट इवन 0.1% भी रेयर मीडियम में एंटर नहीं करेगा. इसको आप प्रूव कर सकते हो. सो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्शन इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. रिफ्रैक्शन इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. बिल्कुल अलाउड नहीं है रिफ्रैक्शन. अब आप बताओ, रे ऑफ लाइट 100 जूल एनर्जी लेके तो आ गया, अब सेकंड मीडियम में, रेयर मीडियम में वो बिल्कुल जा नहीं पा रहा, बिल्कुल जा नहीं पा रहा. सो अगर 100 जूल लेके आया एंड वो उस मीडियम में एंटर नहीं कर पा रहा है, तो 100% श्योर है कि जैसे यहां पे 1% सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहां पे सिर्फ 1% रिफ्लेक्ट हो रहा था. यहां पे टीचर्स क्यों बोलते हैं कि बेटा जितना एनर्जी आया 100% रिफ्लेक्शन हो गया? ऐसा क्यों? मैजिकली रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं हो गया. इधर भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, इधर भी रिफ्लेक्शन, बट इधर मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था, मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था. अब रिफ्रैक्शन ही बंद कर दिया आपने, रास्ता ही बंद कर दिया. मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन होगा भी नहीं, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं. जितना एनर्जी आया उतना 100 जूल आया, 100 जूल रिफ्लेक्ट हो गया. भैया क्या इस रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर ओबे होंगे? बिल्कुल. तो भैया क्या ये प्लेन मिरर जैसा रिफ्लेक्शन है? प्लेन मिरर जैसा नहीं है, क्योंकि ये मिरर नहीं है. देखिए यहां पे रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंट सरफेस से हो रहा है, बट आश्चर्य की बात है कि ये रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से बेटर है. इस रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगा उसका ब्राइटनेस प्लेन मिरर से और ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 100% लाइट एनर्जी क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट. सो रिफ्रैक्शन यहां पे अलाउड नहीं है. इस वाले केस में, इस वाले केस में रिफ्रैक्शन अलाउड है. स्मॉल पोर्शन रिफ्लेक्टेड, स्मॉल पोर्शन रिफ्लेक्टेड. यहां पे पूरा रिफ्लेक्टेड, नो रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, जाने नहीं देगा. अगर आपको एक वीडियो चाहिए, वीडियो क्या है नीचे कमेंट करना, पूरा कमेंट करोगे तभी मैं करूंगा कि भैया व्हाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. कंसेप्ट बूस्टर सीरीज के अंदर ये डाल दूंगा. ठीक है, ओके. कोई टीचर नहीं समझाता है, चिंता मत करो. टीचर तो डायरेक्टली बोल देते हैं, मैंने तो फिर भी बहुत समझा. 100% ऑफ लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड टू द डेंसर मीडियम. सो आई होप आपका एक मेंटल पिक्चर क्लियर हो गया होगा. दीज आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. एक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो. हाँ, सो दीज आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. हमारे मन में हमने क्या फिट किया कि भैया हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अभी तक आपने क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डेफिनेशन नहीं बताया, आप आगे बताओगे आपने बोला, बट आपने 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे माइंड में फिक्स करा दिए. कौन सा? पहली बात तो ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है. अब क्या कंसेप्ट है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है, स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट तो हमेशा रिफ्लेक्ट होगा जैसा कि आपने बोला, एंड लार्ज पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया. नॉर्मल केस है, बिल्कुल नॉर्मल केस है. यहां पे भी हमें आज तक लगता था ये नॉर्मल केस नहीं है, बट आपने हमें फील करा है ये भी नॉर्मल केस है. 1% रिफ्लेक्ट हो गया एंड 99% रिफ्रैक्ट हुआ, बट इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट हो गया कि हमें देख के पैरेलल टू इंटरफेस लग रहा है. तो ये भी कोई स्पेशल नहीं है. एक्चुअली तो स्पेशल है, बट आपने तो बहुत अच्छे समझाया. चलो,
एंड अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन जो हमें याद रखना है, जो मैंने समझाया नहीं है सिर्फ याद कराया है, वो है कि रिफ्रैक्शन इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, ब्रैकेट में लिख लेना, एज प्रेडिक्टेड बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से आप प्रूव कर सकते हो। एंड 100% ऑफ लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड टू द डेंसर मीडियम, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम अभी डिफाइन करने वाले हैं। पहले इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं। चलिए अब फॉर्मली क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? जैसा कि हमने समझा, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो तो बस एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बट कहां पे है ये बोलना बहुत जरूरी है। ये मत बोल देना क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो डेंसर पे इंसिडेंट करेगा, डेंसर से रेयर पे जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच, जिसके लिए क्या हो जाता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। ये आप डेफिनेशन में 90 डिग्री भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पे गिरा, फॉर क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टेड रे कहां पे? रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम। भैया क्या बोलना, चलो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। देखो ये जो एंगल है, अगर ये क्रिटिकल एंगल हो गया तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही, मतलब वो डेंसर से रेयर मीडियम में तो जाएगा ही, डेंसर से रेयर मीडियम में तो जाएगा ही। सो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां पे है? वो रेयर मीडियम में है। बिकम्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग इमर्जेंस। सो व्हाट इज ग्रेजिंग इमर्जेंस अगर आपको डेफिनेशन पूछे? सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, द रिफ्रैक्टेड रे almost becomes parallel to the interface, and that is known as grazing emergence. तो critical angle fix हो गया, and during critical angle refracted ray का जो trajectory है, जो path है, वो क्या कैसा होता है? Almost parallel to the interface. अब total internal reflection का definition, ये total internal reflection का definition भी है, and इसमें TIR या total internal reflection होने के conditions भी छुपे हुए। कैसे? Whenever a ray of light traveling from denser medium to rarer medium, जब भी आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करो, आपको पहले सिचुएशन बताना है कि देखिए TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब क्या? रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, फर्स्ट कंडीशन इज रे ऑफ लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सुनना, मीडिया जो वर्ड है, मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम सिंगुलर फॉर्म है, मीडियम का जो प्लूरल होता है, मतलब अगर एक से ज्यादा मीडियम है, दो मीडियम है, तो मीडियम्स नहीं बोलते, क्या बोलते? मीडिया। समझ में आ गया? 5 मीडियम्स नहीं बोलते, 5 मीडिया। सो यहां पे क्या बोला है? रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, इतना समझ में आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये आपने क्यों बोला? क्योंकि टर्न्स आउट दैट, अभी मैं आपको प्रूफ कराऊंगा मैथमेटिकली कि क्रिटिकल एंगल ना सिर्फ एक मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, क्रिटिकल एंगल वर्ड जब भी आप यूज करो, ऑलवेज डोंट से क्रिटिकल एंगल फॉर दैट मीडियम, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, नहीं, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास वाटर इंटरफेस, एयर वाटर। critical angle is not a property of a single medium, it is a property of a given pair of media. Then ray of light के साथ क्या होगा? ray of light is totally reflected back to the denser medium, obeying the laws of reflection. This phenomena is known as total internal reflection. So सारे keywords को अच्छे से लिखना। critical angle is the angle of incidence in the denser medium, for which angle of refraction कहाँ पे? in the rarer medium becomes approximately 90 degree. For critical angle of incidence, refracted ray of light is almost parallel to the interface. This phenomenon is known as grazing emergence. Third point is, अगर मैं आपसे पूछूं, definition ना पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं what are the conditions for total internal reflection? Condition number 1, ray of light should travel from denser medium to rarer medium. Condition number 2, ray of light should be incident at an angle
ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, बस ये बोल के मत छोड़ देना, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मेरे साथ साथ बोलो, क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। आई होप ये आपको फिक्स हो गया होगा। एंड उसके बाद द रे ऑफ लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, टोटली बोलना, सिर्फ रिफ्लेक्टेड बैक नहीं। देखो काफी टेक्निकल डेफिनेशन है, एक तो वर्ड इधर उधर हो गया ना तो मार्क्स आपको कम मिल सकता है। सो आई होप ये सारे डेफिनेशन सब लिख लोगे। अब अपना फेवरेट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्नेल्स लॉ को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया था, आज क्रिटिकल एंगल को भी देख लेंगे। एंड गुड न्यूज है कि क्रिटिकल एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे भैया टेक्स्ट बुक में तो फॉर्मूला देखा है, अरे वो कोई फॉर्मूला नहीं है, एक स्नेल्स लॉ यहां से यहां लगाएंगे, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सो क्रिटिकल एंगल को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दे रहे तो एक डेंसर मीडियम होना चाहिए, एक रेयर मीडियम होना चाहिए। डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना हम लोग म्यू नीचे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रेयर मीडियम के म्यू, आप या हमने तो ऐसे नहीं किया था, आपने तो बोला था म्यू वन म्यू टू यूज करने। म्यू वन उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। सो रे ऑफ लाइट तो डेंसर से रेयर जाना चाहता है, डेंसर से रेयर जाना चाहता है। एंड कितने एंगल पे आके इंसिडेंट कराओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल एंगल मान लेता हूं। तो जो रे ऑफ लाइट होगा वो सेकेंड मीडियम में जाके ऑलमोस्ट पैरेलल होगा, मतलब ये जो एंगल होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। सो आपने तो बोला था कि जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है उसको म्यू वन मानो, एंड जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है उसको म्यू टू मानो। जी हाँ, आज भी वो एप्लीकेबल है, बट म्यू वन का वैल्यू मैंने म्यू डी डेंसर दिखाने के लिए मान लिया, एंड म्यू टू का वैल्यू मैंने म्यू आर रेयर दिखाने के लिए मान लिया। तो जो फॉर्मूला आएगा आपको याद करने में इजी होगा, ऑल्दो और भी इजी वे में याद करा दूंगा। अब बस क्या करो, इस मीडियम से इस मीडियम पे स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर, याद है स्नेल्स लॉ का प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा, म्यू वन रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ दैट मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट तो डेंसर से आ रही है, तो म्यू वन का वैल्यू कितना है, म्यू डी साइन आई का वैल्यू कितना है, क्रिटिकल एंगल खुद। सो क्रिटिकल एंगल को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइन सी आ गया, ये साइन सी इज म्यू टू मतलब म्यू रेयर, साइन आर मतलब साइन 90। बस आ गया फॉर्मूला। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। सो म्यू डी इंटू साइन सी इज म्यू आर, तो यहां से साइन सी कितना आ गया, अरे साइन सी आ गया क्या, म्यू आर बाई म्यू डी। पर भैया ऐसे फॉर्मूला तो हमने टेक्स्ट बुक में नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला देखा वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, मैंने जो फॉर्मूला बताया वो हमेशा एप्लीकेबल है। तो देखिए क्रिटिकल एंगल क्या सिर्फ एक मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है या फिर दोनों मीडियम के ऊपर। क्रिटिकल एंगल इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मीडियम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यहां से पता चलता है क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम and also depends on refractive index of denser medium. So critical angle is a property of a given pair of medium, property of a given pair of medium। पहले इतना नोट कर लो, ये साइड मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लो इतना, चलो मिटा दो, 1 2 3 मिटा दिया। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, रोना मत। चलिए तो हमने क्या डिराइव कर लिया, हमने डिराइव कर लिया कि साइन सी इज म्यू आर बाई म्यू डी। अब बहुत अच्छे समझना, हमने इसके पहले साइन आई बाई साइन आर भी कुछ डिराइव किया था, दैट इज म्यू टू बाई म्यू वन, ऐसे कुछ। अब क्या मैं इसको, इस फॉर्मूले को फर्दर ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूं, कैसे, साइन सी इज म्यू आर बाई म्यू डी तो हो गया। अब मैं ना वेलोसिटी के टर्म में लाना चाहता हूं, स्पीड के टर्म्स में, v अपॉन v के टर्म्स में। अब बताओ ऊपर रेयर आएगा या ऊपर डेंसर आएगा, एंड मैं सेम फॉर्मूले को लैम्डा के टर्म्स में ला सकता हूं। मैंने स्नेल्स लॉ से सिखाया था, स्नेल्स लॉ एक बार याद दिलाता हूं, साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन। अगर कभी भी म्यू टू बाई म्यू वन लिखा है, म्यू टू बाई म्यू वन लिखा है, एंड इसको मैं स्पीड के टर्म्स में लाना चाहता हूं एंड लैम्डा के टर्म्स में, कैसे लाते, तो क्या लिखा है, म्यू टू बाई म्यू वन। अब ऐसा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करूंगा, स्पीड डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 2 के आगे 1 आना चाहिए, 1 के आगे 2 आना चाहिए। अब स्पीड एंड वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 1। जो दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ,
सो अगर स्पीड क्या आ गया 1, वेवलेंथ क्या आ गया 1, 2, अच्छा ये 2, ठीक है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी से, तो जहां म्यू 2 उधर v1, जहां म्यू 1 उधर v2। आता है फॉर्मूला बनाना। अब देखना म्यू आर बाई म्यू डी। सो म्यू एंड वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो म्यू आर तो इधर वी डी अपॉन वी आर, एंड स्पीड एंड वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इधर लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर। अरे इतना लोड क्यों ले रहे हो अगर समझ नहीं आ रहा? आप तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बता दो। देखो म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वी आर, म्यू डी क्या आ जाएगा सी अपॉन वी डी। सो म्यू आर बाई म्यू डी क्या आ जाएगा सी अपॉन वी आर, सी अपॉन वी डी। तो वी डी बाई वी आर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, तो बस बच्चों जैसे कैलकुलेशन है। तो ये क्या आ जाएगा वी डी बाई वी आर एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा डी बाई लैम्डा आर। इससे ये वाला फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। ऑलराइट, न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। चलो और भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 एक है कि फॉर्मूला क्या है, साइन सी इज म्यू आर बाई म्यू डी। अब ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो स्मॉल आएगा, एंड डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो लार्ज आएगा। सो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद करने बोलता हूं कि जो साइन थीटा है, सुनना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? थोड़ा सा बेसिक मैथ्स याद करो। साइन ऑफ सम एंगल थीटा का मैक्स वैल्यू कितना है? साइन थीटा का मैक्स वैल्यू तो 1 है, एंड मिनिमम वैल्यू कितना है 0। सो क्या साइन सी का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? म्यू डी बाय म्यू आर था या म्यू आर बाय म्यू डी? हाउ टू रिमेंबर? ऊपर में हमेशा स्मॉल, नीचे में हमेशा लार्ज। ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि ऊपर में लार्ज नीचे स्मॉल, तो ये जो रेशियो लार्ज बाय स्मॉल ये तो 1 से ज्यादा आ जाएगा, एंड साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। सो मैं जो यहां पे एक रिमेंबरिंग ट्रिक देना चाहता हूं, इसको मैं एसएस ट्रिक बोलता हूं। सुनना, इसको मैं एसएस ट्रिक बोलता हूं कि इन जनरल इन मैथ्स जो साइन ऑफ एंगल थीटा है, कभी भी साइन ऑफ एंगल थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर स्मॉल है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है तो लार्ज है, तो हमेशा साइन थीटा का फॉर्मूला स्मॉल अपॉन लार्ज होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू लार्ज बाय स्मॉल इज नॉट पॉसिबल। Sin theta is equal to large by small is wrong, is not possible. Why is it not possible? It is not possible because sin theta cannot be more than 1. Sin theta cannot be more than 1. नोट कर लो इतना। Therefore, ऐसे ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है दैट इज स्मॉल अपॉन लार्ज। अगर सिर्फ ये याद रख ले तो ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये बेकार हो गया। अभी मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं कैसे। पहले इतना फील कर लो, प्लीज इतना फील कर लो। न्यूमेरिकल्स हम लोग फॉर्मली नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी मैं दिखाता हूं कि नीट वगैरह में तो ये लल्लू से क्वेश्चंस आते हैं जो स्टूडेंट से नहीं बनते क्योंकि उन्हें कंसेप्ट नहीं आता। क्वेश्चन 1 ऐसे, क्वेश्चन 2 कुछ ना कुछ ऐसे, क्वेश्चन 3 कुछ ना कुछ ऐसे, एंड क्वेश्चन 4 कुछ ना कुछ ऐसे। क्या है, कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है वो भी नहीं बताऊंगा। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान ले, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान ले। बस रैंडम वैल्यूज लेके आपको न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं। सपोज वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम मान ले, इधर 8000 एंगस्ट्रॉम मान ले। सपोज यहाँ पे तो स्पीड का वैल्यू 3 इंटू सपोज स्पीड का वैल्यू कितना मान ले 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान ले, एंड लेट्स से इधर स्पीड का वैल्यू 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का वैल्यू मान ले। ये 3 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये वर्ड्स के फॉर्म में गिवन रहेंगे। कैसे? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1, फाइंड क्रिटिकल एंगल। सपोज मैंने सिर्फ तेरे को ये दे दिया एंड मैंने पूछा फाइंड क्रिटिकल एंगल, तेरे को क्या पता है?
भैया ने बताया साइन सी स्मॉल बाय लार्ज, सुन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 2 and 1 में से स्मॉल कौन सा, स्मॉल 1 2, तो साइन सी का वैल्यू 1/2 है। अरे साइन के कौन से वैल्यू के लिए 1/2 होता है, साइन के 30 डिग्री। तो भैया क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे, बिल्कुल। अरे तो बस ये फॉर्मेलिटी कर देना ना, एग्जामिनर को बता देना, देखना ये म्यू आर बाई म्यू डी होता है, म्यू आर का वैल्यू रेयर मीडियम का 1 है 2 है, बट मन ही मन फिक्स हो गया ना कैसे करना है, तो एग्जाम में तो फॉर्मेलिटी कर लेंगे 1/2 30 डिग्री। अब क्या भैया हमें स्पीड के टर्म्स में ऊपर वीडी आता है, नीचे वी आर, ऊपर म्यू आर आता है, म्यू आर, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तेरे सामने दो वेवलेंथ्स अवेलेबल है, तू तो हमेशा साइन सी लगा रहा है, तो छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, फिर से हाफ आया, सी का वैल्यू फिर से 30 आया। मैंने जानबूझ के अच्छे वैल्यूज लिए हैं क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए भैया अगर ऐसे आ गए, जैसे मेरे डाउट आया कि भैया मान ले कि यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम होता तो क्या होता, तो साइन सी इज 4000 अपॉन 6000 लिखता, 3 0 ने 3 0 को मार दिया, तो साइन सी 2/3 आता। अब 2/3 का वैल्यू तो मुझे नहीं पता, तो मैथ्स में अगर आपका मैथ्स नहीं है तो ये पता कर लो, साइन को अगर उधर लेके जाए तो इसको ऐसे साइन इनवर्स ऑफ 2/3 बोलते हैं, मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, कुछ नहीं, ऐसे छोड़ना है आंसर को। मतलब अगर तेरे को साइन का आंसर नहीं पता तो साइन सी 2/3, तो सी इज साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। इस वाले होगा साइन सी 2 × 10⁸ स्मॉलर अपॉन लार्जर। अच्छा ऊपर ये लिखा रहा था, तो अरे कहीं पे भी कुछ लिखा रहे, कहीं पे भी कुछ लिखा रहे, तेरे को तो बस क्या लगाना है, तेरे को तो बस क्या, स्मॉल अपॉन लार्ज आ जाएगा, हाफ दैट मीन्स 30 डिग्री। सो आई होप इतना पहले आपको समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ आपको ये पूरे फॉर्मूलेस एक मजाक बना के छोड़ दिया। अगर एग्जाम में कभी भी क्रिटिकल एंगल से कोई न्यूमेरिकल आया, सबसे पहले तो एक हल्की सी मुस्कान आनी चाहिए कि भैया ने हमें बता दिया साइन सी स्मॉल अपॉन लार्ज। इसके बाद हम सिर्फ छोटे वाले वैल्यू को बड़े वाले वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो लैम्डा हो। पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए, तो हम लोग नोट पॉइंट्स लिख रहे थे एंड मैंने आपको बता दिया था साइन सी इज स्मॉल अपॉन लार्ज। अब साइन सी डैश इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू डैश आपको फिलअप करना है। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फिलअप करके दिखाइए, ऊपर स्मॉल नीचे लार्ज, तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। अब ऊपर स्मॉल लेना है। अब बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर ज्यादा है या स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर ज्यादा है? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर तो कम है, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर ज्यादा है, तो नीचे लार्ज, तो रेयरर अब नीचे बैठेगा, वी आर नीचे, वी डी ऊपर, सिमिलरली लैम्डा डी ऊपर। कितने अच्छे से आपको रट गया फॉर्मूला, ठीक है। अब बुक्स में एक फालतू फॉर्मूला गिवन रहता है भैया, ये सब तो बुक्स में नहीं देखा, तो बुक्स में ये जो सेकंड केस में बोल रहा हूं वो ना हमेशा रेयरर मीडियम को क्या मान लेते हैं, एयर, तो उनके लिए बाय डिफॉल्ट रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1, एंड डेंसर मीडियम का वो लोग कितना मान लेते हैं, म्यू डी ना लेट करके म्यू लेट कर देते हैं। तो बताओ अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे म्यू आर का वैल्यू 1 है, म्यू डी का वैल्यू म्यू है, तो साइन सी आप तो स्मॉल बाय लार्ज, स्मॉल मतलब 1 बाई म्यू, एंड बुक्स में ये वाला फॉर्मूला अवेलेबल रहता है। क्यों अवेलेबल रहता है? क्योंकि बुक्स में हमेशा दूसरे वाले मीडियम को वो लोग क्या मान लेते हैं, एयर, तो म्यू आर ऊपर वाला 1 आ जाता है, एंड डेंसर मीडियम को क्या मान लेते हैं, म्यू, सो 1 बाई म्यू। बट प्लीज कभी मत रटना कि साइन सी इज 1 बाई म्यू, ऊपर 1 सिर्फ इसलिए आया क्योंकि रेयरर मीडियम को हमने 1 माना, अगर 1 ना मान के कुछ और मीडियम होता तो वो आता। तो जनरल फॉर्मूला ये है, ये एक स्पेशल केस है, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द अबव फॉर्मूला, ठीक है। बट इससे एक बात समझ आती है कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर दूं, सुनना, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर दूं तो जो क्रिटिकल एंगल है वो डिक्रीज करेगा। सो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस मतलब वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा मतलब क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका क्रिटिकल एंगल कम, हम लोग बाद में फैक्टर्स में भी देखेंगे। अब नोट का पॉइंट नंबर 3, उसका भी सब पॉइंट ए सब पॉइंट बी। जैसे कि मैंने बोला था कि क्रिटिकल एंगल इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मीडियम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यहां पे फिर से लिख देता हूं, क्रिटिकल एंगल इज अ प्रॉपर्टी, क्रिटिकल एंगल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। अब एक पेयर मैंने क्या लिया, एयर ग्लास का पेयर, एंड दूसरा पेयर एयर वाटर का पेयर, यहां पे हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, ठीक है। रेयरर मीडियम कौन सा है, ये तो रेयरर मीडियम है म्यू आर 1, इसमें भी रेयरर मीडियम एयर है, एयर से रेयरर कुछ नहीं हो सकता,
अब आप लोग मुझे बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ग्लास का 1.5 मतलब 3/2 एंड वाटर का कितना होता है? वाटर का 4/3। तो लगा दे फॉर्मूला, लगा दे। साइन सी क्या होगा? स्मॉल बाय लार्ज, स्मॉल तो ऊपर 1, लार्ज तो 3/2, तो साइन सी इज कमिंग आउट टू बी 2/3। ये आंसर है। पर मुझे तो सी का वैल्यू निकालना है। आपने बोला था जब निकाल नहीं सकते तो सी इज साइन इनवर्स ऑफ 2/3। यहां पे साइन सी इज 1/4/3, सो साइन सी इज 3/4। क्या हमें साइन का वो एंगल पता है जिसमें 3/4? नहीं पता है, बट इसको आपको पता होगा क्लास 9-10 से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देख के निकाल सकते हैं। एंड टेबल देख के हमने निकाला है कि यहां पे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू इज 42 डिग्री। याद रखना है, याद रखना है। एंड यहां पे क्रिटिकल एंगल का 49 डिग्री। वो तो मस्ट याद रखना है, ये भी याद रह जाए तो अच्छा है। अब ये जो क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, क्या ये ग्लास का क्रिटिकल एंगल है? देखिए टेक्स्ट बुक्स में बोलने के लिए वो बोल सकता है कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल है, बट दिस इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। क्रिटिकल एंगल एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए डिफाइन नहीं होता। क्रिटिकल एंगल एक इंटरफेस रहता है, इंटरफेस के एक तरफ ग्लास एंड एक तरफ एयर। तो जब ग्लास से एयर में जा रहे तो इस इंटरफेस के लिए डिफाइन होता है क्रिटिकल एंगल जो है 42 डिग्री। सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल for glass air interface, and this is the critical angle for water air interface। इस वैल्यू को यूज करके हम कुछ रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ये थोड़ा एसेंशियल है, ऑल्दो एग्जाम में दे देते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा अगर याद रह जाए कि ग्लास एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। ये नोट कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फाइनली फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर्मूले से क्या दिख रहा है? साइन सी इज 1/म्यू। ये वाले फॉर्मूले से इजी होता है समझना कि भैया क्रिटिकल एंगल तो या फिर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल तो सिर्फ म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। गलती से भी ये मत बोलना कि क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। पूरा पैकअप हो जाएगा। भैया क्यों ना बोले, म्यू डिनोमिनेटर में है, ये क्रिटिकल एंगल नहीं है। आप बेशक ये बोल सकते हो कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यू कैन से दिस, but you cannot say critical angle is inversely proportional to mu. Turns out that sine ratio of critical angle is inversely proportional to mu. Critical angle itself is not inversely proportional. And और एक बात, inversely proportional का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक बढ़े तो दूसरा घटे। ये मैं मानता हूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं डबल कर दूं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं डबल कर दूं तो क्या क्रिटिकल एंगल हाफ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उधर तो साइन है ना, उधर तो साइन है ना। आर यू गेटिंग इट? बट क्या अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डबल कर दूं तो क्या साइन सी हाफ हो जाएगा? बिल्कुल, साइन सी का वैल्यू हाफ हो जाएगा, बट क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हाफ नहीं होगा। तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं इसको देख के कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है दैट इंप्लाइज क्रिटिकल एंगल डिक्रीज करता है। बट डोंट यूज द वर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इधर सिर्फ एक्स है, इधर सिर्फ वाई है। अगर इधर साइन एक्स है तो मैं साइन एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर ऐसा ही क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/y, सो आई कैनॉट से कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि बार बार बोलने के बाद भी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इसलिए मैंने इतना बोला। सो क्रिटिकल एंगल तो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम है। बट हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्दर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड टेंपरेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसमें देखा था। तो हम क्रिटिकल एंगल के लिए भी 2 फैक्टर्स बोलेंगे। तो भैया क्या हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे? नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फर्दर वेवलेंथ एंड टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तीनों मत बोलना, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टेंपरेचर। सी क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई नो, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्न डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड टेंपरेचर। इसलिए क्रिटिकल एंगल इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड टेंपरेचर। उसके फैक्टर्स में भी हम सिर्फ वेवलेंथ एंड टेंपरेचर बोलेंगे। ये बोल सकते हैं क्या? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हो फिर वेवलेंथ मत बोलना, क्योंकि हम ऐसे समझाएंगे कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहा है तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है? एंड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है तो क्या क्रिटिकल एंगल डिक्रीज कर रहा है? बिल्कुल।
सो वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल कम होगा. टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, if temperature of the medium increases, then can I say that speed of light increases? ये हमने पहले भी समझा था. टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहा है. अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है. मतलब क्रिटिकल एंगल इज, सो स्पीड इज इंक्रीजिंग. स्पीड कौन से मीडियम में ज्यादा होता है? रेडर मीडियम में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग, एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग देन critical angle is increasing. So critical angle increases with temperature, and critical angle, शायद यहाँ पे हमने गलती कर दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज कर रहा है हाँ तो क्रिटिकल एंगल इज इंक्रीजिंग. एक बार फिर से, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस देन क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस. उल्टा इफेक्ट है ना. एंड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस. वेवलेंथ वाला पॉइंट को ऐसे समझ लो, VGO से समझ लो, VIPGYOR. अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या वेवलेंथ इंक्रीज होगा? जी हाँ. क्या स्पीड इंक्रीज होगा? जी हाँ. क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा? हाँ. क्या क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा? बिल्कुल. सो क्रिटिकल एंगल किसके लिए ज्यादा है? रेड लाइट के लिए ज्यादा है कंपेयर टू वायलेट. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमने एक पैरामीटर रीड किया जिसमें रेड का ज्यादा है वायलेट से. याद करो, एंगल ऑफ प्रिज्म में भी अब मैंने नहीं पढ़ाया है. या फिर लैटरल शिफ्ट किसका ज्यादा होता है? वायलेट का रेड से ज्यादा. एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होता है? वायलेट का रेड से ज्यादा. बट क्रिटिकल एंगल रेड का वायलेट से ज्यादा. सो दीज आर द फैक्टर्स. बहुत अच्छे से नोट कर लो. एग्जाम में अगर पूछे तो वर्ड्स में बता देना. ये वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, एंड कॉन्सिक्वेंटली critical angle increases. If temperature of the medium increases, then speed of light in the medium increases, refractive index decreases, and consequently critical angle increases. So अगर मैं एक hotter medium ले लूँ and एक cooler medium ले लूँ तो hotter medium का critical angle ज्यादा होगा compared to cooler medium. इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं. चलिए अब जल्दी से पॉइंट नंबर 6 देखते हैं. ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में गिवन है. दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सबसे अच्छा एप्लीकेशन है डायमंड्स, एंड ये हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा. देखिए लोग डायमंड्स क्यों खरीदते हैं? एक तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट जिन लोगों को उतना भी आइडिया नहीं है कि वैल्यू क्या है, वो बोलते हैं कि यार दिखने में बहुत अच्छा लगता है, एक ब्रिलियंस है डायमंड का, शाइन करता है. तो डायमंड शाइन क्यों करता है? भैया वो ऐसे मटेरियल से बना है जो कि शाइनी है? नहीं. देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब डायमंड्स के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डायमंड्स को जब मैन्युफैक्चर करते हैं ना तो डायमंड्स के अंदर वो कट्स लगाते हैं. ऐसा मूवीज वगैरह में आपने सुना होगा कि ये डायमंड है, कलर ग्रेड डी, एक्सीलेंट कट. एक्सीलेंट कट मतलब उसमें बहुत सारे कट्स हैं. ठीक है, जितना ज्यादा कट्स उतना ज्यादा वो शाइन करेगा. ऐसा क्यों? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, मतलब जब डायमंड मैन्युफैक्चर हो रहा था, डायमंड्स आर कट इन सच अ वे, मतलब मैन्युफैक्चरर ऐसे उसको कट करते हैं अंदर से, सच दैट क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड एयर इंटरफेस इज वेरी स्मॉल. ये लाइन क्या है? जैसा कि मैंने बोला क्रिटिकल एंगल एक मीडियम का प्रॉपर्टी नहीं है. हुलुलु बुक्स में क्या लिखा रहता है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज वेरी स्मॉल. अरे एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल डिफाइन नहीं है. मान लेते हैं ये डायमंड है, 3D में दिखा दो. मान लो ये आपका कुछ डायमंड है. अब अंदर क्या है? डायमंड का मटेरियल है, बाहर क्या? एयर है. तो आप कोई भी एक इंटरफेस को ले लो, मान लो ये डायमंड है, तो ये जो इंटरफेस है, अंदर डायमंड, बाहर एयर. सो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड एयर इंटरफेस इज वेरी स्मॉल. मतलब जब रे ऑफ लाइट डायमंड से ट्रेवल करते एयर में जाएगा तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो तब जो क्रिटिकल एंगल की बात आएगी डायमंड एयर इंटरफेस की, दैट इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट 24.4 डिग्री. ऐसा क्यों हुआ क्रिटिकल एंगल वेरी स्मॉल? दैट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरर. द मैन्युफैक्चरर मेक डायमंड्स इन सच अ वे, they give cuts to diamonds in such a way that depends upon the skill of the manufacturer, that critical angle of diamond air interface is very small. Now once a ray of light enters, एक बार enter कर लिया भैया, बट enter तो एयर से डायमंड में हो रहा है, एंड रेयर से डेंसर में तो कोई क्रिटिकल रिलेशनशिप नहीं है. हाँ बिल्कुल नहीं है. एक बार तो एयर से डायमंड में एंटर करेगा, बट एक बार किसी रे ऑफ लाइट ने, एक बार मान लेते ये डायमंड है, किसी रे ऑफ लाइट ने एयर से डायमंड में एंटर किया, अब वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस भी एंगल में इंसिडेंट करेगा, टर्न्स आउट दैट
वो 24 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा। तो ये वाले रे जिसने इंटर किया उसने एक रिफ्लेक्शन किया, दो रिफ्लेक्शन, तीन रिफ्लेक्शन, चार रिफ्लेक्शन, पांच रिफ्लेक्शन, छह रिफ्लेक्शन, सात रिफ्लेक्शन, ऐसे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रहेंगे, जिसकी वजह से अगर बाहर से देखा जाए तो एक शाइनी इफेक्ट मिलेगा। वंस अगेन एकदम फाइनल कर लेते हैं अपने मन में, कैसे? Manufacturers make a diamond in such a way that their critical angle of diamond air interface is very small. Once a light ray enters, एक बार एक light ray enter कर गया तो क्योंकि क्रिटिकल एंगल इतना स्मॉल है तो वो लाइट रे क्या करेगा? मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, विल गेट ट्रैप्ड एंड दैट गिव्स इट अ ब्रिलियंस। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर, पहली बात स्पेस कम था क्योंकि थोड़ा इधर मैंने लिखा, जैसे मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं वैसे याद रखना। पॉइंट नंबर 1, ऑप्टिकल फाइबर है क्या? ऑप्टिकल फाइबर ना एक हेयर लाइक स्ट्रैंड है। हेयर लाइक मतलब ह्यूमन हेयर जैसा, हाँ, इत्तू सा पतला स्ट्रैंड है, हेयर लाइक स्ट्रैंड, यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट भैया आपने तो कैसा डायग्राम दिखा है, हेयर लाइक स्ट्रैंड कैसे होता है? इन रियलिटी वो हेयर लाइक स्ट्रैंड है। मैंने उसको जूम करके उसका अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है, या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या एनसीईआरटी में ऐसे ड्रॉ किया है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक हेयर लाइक स्ट्रैंड है जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा भैया, मतलब ये डेटा ट्रांसमिट करने का मतलब ये जो कोई ऑडियो सिग्नल है या वीडियो सिग्नल है, एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांस हो रहा है। आपने सुना होगा अब जो जितने भी इंटरनेट चल रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर, पहले इथरनेट केबल से चलते थे, अब ऑप्टिकल फाइबर से चल रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज ये काफी अच्छे मीडियम्स होते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब ऐसा क्यों? देखो, अगर ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर देखो तो इसके मेनली दो पार्ट से बहुत बार पूछा जाता है, एक है कोर, एक है क्लैडिंग। कोर मतलब ये अंदर वाला पार्ट, एंड ये वाला जो बाउंड्री है दैट इज क्लैडिंग। जैसे कि अगर आप जूम करके देखो तो सिलिंड्रिकल शेप, एक छोटा सिलेंडर मैंने बनाया वो कोर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये है क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन क्लैडिंग। मन में क्या फिक्स हो गया? ऑप्टिकल फाइबर एक हेयर लाइक स्ट्रैंड यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, एफिशिएंटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर मेनली हैज टू पार्ट्स, क्या क्या? कोर एंड क्लैडिंग। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कोर या क्लैडिंग? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा है। ओके, अब ऑप्टिकल फाइबर बनाएगा कौन? कोई ना कोई मैन्युफैक्चर बनाएगा। फिर से मैन्युफैक्चर क्या करेगा? जो कोर से क्लैडिंग में जब हम लोग जाएंगे, क्योंकि कोर डेंसर है, क्लैडिंग रेयर है, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू इतना छोटा होगा कि बाहर से कोई भी सिग्नल, यहाँ पे तो मैंने लाइट रे दिखाया है, बट कोई भी सिग्नल जब इंसिडेंट होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा, वो अंदर मल्टीपल टीआईआर करेगा। देखना, इट इज फैब्रिकेटेड इन सच अ वे, एग्जाम में आए तो बस ये छाप देना, समझ के, रट के नहीं। इट इज फैब्रिकेटेड इन सच अ वे दैट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, रे ऑफ लाइट कोर क्लैडिंग इंटरफेस में इंसिडेंट होगा। यहां पे रे ऑफ लाइट डायमंड एयर इंटरफेस में इंसिडेंट होगा। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस मतलब वो कोर से क्लैडिंग में जा रहा था, सफर्स मल्टीपल टीआईआर एंड ट्रेवल्स विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी। सो यहां पे जो रे ऑफ लाइट आया, जो कोर से क्लैडिंग में जा रहा था, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, भैया आपको किसने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है? बेटा क्रिटिकल एंगल इतना छोटा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का इतना सा वैल्यू भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा। तो उसमें एक टीआईआर, दो टीआईआर, तीन टीआईआर, चार टीआईआर, 5, 6 ऐसे करके डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, बट भैया चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तो 100% ट्रांसफर हो गया। सुनो 100 जूल आया, 100 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, फिर 100 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से 100, तो भैया कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी तो हो सकता है। उस एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए एनसीईआरटी ने एक पॉइंट बताया है, पॉइंट नंबर 3, प्यूरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स। अच्छे से लिख लेना, प्यूरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स सच एज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज नामक एक मटेरियल वो प्यूरिफाई करके एकदम स्पेशली प्रिपेयर करके बनाते हैं, ensures that light energy is not absorbed by materials over such long distances. So they will use such kind of materials which they will specially prepare in lab and they will purify it to such an extent that it will not absorb energy. भैया क्या 1% में नहीं करेगा? एनसीईआरटी में लिखा है कि एक मटेरियल है, सिलिका कुछ मटेरियल का नाम है, उसमें क्या होता है कि 95% ट्रांसमिट हो जाता है, मात्र 5% एब्जॉर्ब हो जाता है। इतना चलता है यार, इतना सिग्नल में थोड़ा सा लॉस चलता है। हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं कि 100%, बट
साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक मटेरियल्स जो कि और ज्यादा लॉसेस को अवॉइड कर पाए. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन तो हटाओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता, क्योंकि सिंपल रिफ्लेक्शन में तो बहुत ज्यादा लॉस है. सो एक एप्लीकेशन इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड एंड दूसरा एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर. तीसरा देखने वाले हैं, एक बार फिक्स कर लेते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. क्यों? बिकॉज रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट डायमंड एयर इंटरफेस. पहले डायमंड फिर एयर, क्योंकि डायमंड से एयर में जा रहा, पहले तो अंदर गया, एयर से डायमंड के अंदर गया रे ऑफ लाइट, फिर जब बाहर आने की कोशिश कर रहा था डायमंड एयर इंटरफेस में जा रहा था, क्रिटिकल एंगल इतना छोटा है कि मल्टीपल TIR हो गया एंड स्पार्कलिंग इफेक्ट मिल गया हमें. ऑप्टिकल फाइबर एक हेल लाइक स्ट्रक्चर है. सो जब रे ऑफ लाइट कोर क्लैडिंग इंटरफेस में आके गिरा, मतलब कोर से क्लैडिंग जा रहा था, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सफर मल्टीपल TIR, ट्रैवल विदाउट एनी लॉस इन इंटेंसिटी, ट्रैवल्स विदाउट एनी लॉस इन इंटेंसिटी. तो आप लोग इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं. चलिए अब आज का लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज मिराज. जूनियर क्लासेस से आपने ये सुना होगा, बहुत सारे एनिमेशन एंड वीडियो देखे होंगे आपने, आगे भी देख सकते हो आप. एक बार मैं थ्योरेटिकली समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है. पता नहीं यहाँ पे क्यों ना बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में फिर से वही गलती, मास डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी से, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी से रिलेट करके चलते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर की बात करते हैं, बट हमें तो ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर देखना है. ओके, हमें पता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम शुड इंक्रीज, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड डिक्रीज. फिर से एक बार, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर टेम्परेचर इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, मतलब हॉटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम एंड कूलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मन में पहले ये फिट कर लेना. अच्छा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हॉटर का कम है, टेम्परेचर ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, हॉटर का कम है, कूलर का ज्यादा. अब यहां पे देखो, अगर ये आपका ग्राउंड है तो जो एयर के लेयर्स होंगे नियर द ग्राउंड वो हॉटर होंगे. अरे जो एयर के लेयर्स है जो ग्राउंड के जस्ट कांटेक्ट में है, ग्राउंड के जस्ट नियर में है, वो तो हॉटर होंगे. अब हॉटर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मतलब रेयर होंगे. तो नीचे वाले लेयर्स रेयर मीडियम है, जो एयर लेयर्स फार फ्रॉम द ग्राउंड है वो कूलर होंगे, कूलर मतलब डेंसर. बस वही से लिख कर लो. पता नहीं टेक्स्ट बुक्स में पता नहीं कौन सी डेंसिटी की एयर की बात कर रहे हैं, वैसा लिंक नहीं करना चाहिए. हम यहाँ पे फिजिकल डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं. एंड ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बिल्कुल अप्रोप्रिएटली फील किया है. डेंसिटी ऑफ एयर वगैरह कोई लिखे तो प्लीज वो मिसकंसेप्शन है. एनीवेज, अब ऑप्टिकल डेंसिटी डैश विथ हाइट, एनसीईआरटी में एक पॉइंट है. तो भाई नीचे ऑप्टिकली रेयर, ऊपर ऑप्टिकली डेंसर, तो जैसे जैसे ग्राउंड से हाइट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस विथ हाइट. ठीक है, अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, मैंने पॉइंट वाइज ऐसे थोड़ा सा इधर उधर किया है, बट देखना आप क्या बोलना कि ये ऑप्टिकल इल्यूशन मिराज हैपेंस इन समर्स. इन समर्स, पॉइंट नंबर 1, एयर नियर द ग्राउंड इज हॉटर and air far from the ground is cooler. Don't write this point wise, this is just a single sentence I have written point wise. Air near the ground is hotter and rarer, air far from the ground is cooler and denser. पहले ये वाला पॉइंट फिक्स करते, नियर द ग्राउंड एयर हॉटर होगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में ही है क्योंकि ये सैंड है एंड सैंड सन से बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. सो नियर द ग्राउंड एयर हॉटर होगा एंड हॉटर मतलब रेयर. एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, एयर अवे फ्रॉम द ग्राउंड इज कूलर, कूलर मतलब डेंसर, कूलर मतलब डेंसर. इतना हो गया. चलो पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 3 हो गया. अब रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जर्वर के आंखों में जाएगा. ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओबीजे, ये ऑब्जर्वर है ओबीएस, इसके आंखों में जाएगा. सो रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम, तो ये जो यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, ऊपर वाले लेयर्स डेंसर, नीचे वाले लेयर्स रेयर. तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये डेंसर से रेयर आ रहा है, मतलब इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करते 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 एक बार क्या हो गया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया देन इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. सो उसके ऑब्जर्वर के आंखों तक पहुंच गया. अब हमें पता है किसी भी इमेज फॉर्म करना है
तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करना चाहिए, तो बैकवर्ड एक्सटेंड करने में तो इमेज तो ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो इमेज कैसा है, अगर यहाँ पे इमेज है तो डोंट यू थिंक यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज मिलना चाहिए हमें। यही तो वो जो बचपन में छोटा भीम वगैरह कार्टून्स में दिखाते थे कि वो डेजर्ट में घूम रहे हैं, पानी देख के पागल हो गए कि डेजर्ट में पानी देख रहे हैं, तो पानी कहाँ से, तो मैं भी जब क्लास 12 में था मेरे को लगता था पानी कहाँ से, चलो ये इन्वर्टेड इमेज समझ में आ गया। अब सुनना कि पानी वाला फील क्यों आएगा। चलो, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में keeps bending away from the normal and suffers TIR if I greater than C। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो वो TIR कर जाएगा। अब द डिस्टेंट ऑब्जर्वर अच्छे से लिख देता हूं, द डिस्टेंट ऑब्जर्वर नेचुरली अज्यूम्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसकी आंखों में तो ये रे ऑफ लाइट चला गया, बट ह्यूमन आईज हर एक चीज को रिट्रेस करके देखता है। मतलब ह्यूमन आई, मेरे आंखों में कुछ लाइट आया तो मेरा जो रेटिना है ना, मेरा जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स है अंदर, वो ऐसे परसीव करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करेंगे एंड उसको लगे अच्छा ग्राउंड के अंदर से आ रहा है, ग्राउंड के अंदर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, उसको ऐसे लगेगा। सो द डिस्टेंट ऑब्जर्वर नेचुरली अज्यूम्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड के अंदर से कैसे आ सकता है, तो उसको लगेगा मे बी आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय अ पूल ऑफ वाटर he observes an inverted image of the object, this optical illusion is known as mirage। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लो, अब मैं आपके दिमाग में फिट कराता हूं। हमें पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, हॉटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कूलर का ज्यादा है, ये फिक्स हो गया। मतलब विथ हाइट ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, वो तो इंक्रीज करेगा, मतलब ऊपर डेंसर नीचे रेयर। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, इट कीप्स ऑन बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच जाएगा। बट ह्यूमन आईज, अब ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच गया, फिजिक्स खत्म हो गई, ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच गया, फिजिक्स खत्म हो गई, अब बायोलॉजी स्टार्ट हुआ। अपना जो ह्यूमन आईज है ना, कोई भी रे ऑफ लाइट जब आता है तो उसका सोर्स को हम लोग सोचते अच्छा रे ऑफ लाइट यहां से आया, शायद उधर कुछ ना कुछ सोर्स होगा। हम लोग स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में सोच के होते हैं, अच्छा उधर से रे ऑफ लाइट आ रही है तो स्ट्रेट 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 चलते चलते हम सोर्स को ढूंढने जाएंगे। तो ये भी स्ट्रेट 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 चला तो उसको लगा कि ग्राउंड के अंदर से आया। अब ग्राउंड के अंदर से रे ऑफ लाइट कैसे आया, द डिस्टेंट ऑब्जर्वर नेचुरली अज्यूम्स, हमारे आंखों को ऐसा लगा that ray is coming from the ground, maybe after being reflected by a pool of water। exactly आपको ये लिखना है एग्जाम में, maybe after being reflected by a pool of water। so देखा वो pool of water का, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो ray of light आया कैसे, हमें तो ऐसा लगेगा। so he observes an inverted image of the object and this optical illusion is known as mirage। mirage का ही exactly opposite होता है कोल्ड रीजन्स में, विंटर्स में, बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन्स में, उसको बोला जाता है लुमिन। क्या बोलते हैं, लुमिन। तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं एनसीईआरटी में क्योंकि गिवन नहीं है, तो आप एक काम करना, एक बार गूगल सर्च करना या यूट्यूब सर्च करना लुमिन क्या होता है, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट कुछ फिनोमेना आपको मिलेगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स है अबाउट क्रिटिकल एंगल बता दिए, बस दो एक्स्ट्रा टॉपिक में लूंगा, एक है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेसेंस एंड कुछ रे डायग्राम्स, जो कि मैं इसके आगे वाले वीडियो आइदर मैं रे ऑप्टिक्स 2.1 कर दूंगा या 03 कर दूंगा अकॉर्डिंगली, एंड उसके बाद हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ कंप्लीटेड है, बट कुछ और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, कुछ और इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स है जो मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको देना चाहता हूँ कि आपको एक फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन हो जाए। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो सारे टॉपिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।